जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात, जो कि बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि मेडिकल कॉलेज की अभी जो एक दर्द था एक लंबे टाइम तक के लिए रहेगा और शायद वो दर्द कभी ख़त्म भी ना हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर के फिर वही राजनीति शुरू हुई है जो हमने पहले मेडिकल कॉलेज कटरा मामले में देखा था। जबकि लॉ कॉलेज अभी सिर्फ कागज़ों तक सीमित है, महदूद है, असल में कहीं भी नहीं बन पाया है और फिर भी राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर के वही पुरानी राजनीति शुरू हो चुकी है। युवा और वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इस यूनिवर्सिटी को बहुत जरूरी करार दिया है। वो कह रहे हैं कि कई राज्यों में पहले से 2-3 एनएलयू यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जम्मू कश्मीर में इसे क्यों नहीं लागू किया जा सकता, यानी जम्मू में अलग और कश्मीर में अलग। यह मुद्दा अब एक और नया विषय बनता जा रहा है और इस विषय का सबसे बड़ा नेगेटिव नोट यह है कि जम्मू कश्मीर में तालीम को आगे बढ़ाने के लिए शायद कुछ हो ना हो, लेकिन तनाज़े जरूर हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा, यह तो सरकार बता सकती है। इस मुद्दे पर एक सियासी दांव भी बनता जा रहा है जिस पर राजनीति दल अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जैसे पहले मेडिकल कॉलेज कटरा का मुद्दा केवल राजनीति का हिस्सा बनकर रह गया था, वैसे ही अब ये लॉ यूनिवर्सिटी भी सिर्फ वादों तक सीमित रह सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए किसी जमीन या ठोस जगह का ऐलान नहीं हुआ। फिर भी इसे इर्द गिर्द सियासी जो बयानबाजी है वो तेज चल रही है। यही सियासी गड़बड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों को हर बार भ्रमित करती है, धोखा देती है, इल्यूजन क्रिएट करती है। अगर मेडिकल कॉलेज वाली गलती अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मामले में भी दोहराई जाती है तो इसका असर जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे युवाओं पर खास तौर पे पड़ेगा। फिर से उन्हीं विवादों का शिकार इन नौजवानों को होना पड़ेगा जो हमेशा उनके लिए नुकसान दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इस बार अपनी बातों और वादों को सिर्फ कागजों तक सीमित रखेगी या जो वादा किया है एक्चुअल क्या वो वादे निभा पाएगी और लॉ यूनिवर्सिटी को असलियत में स्थापित करेगी या किस जगह करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये भी सिर्फ एक राजनीति सियासी गलियारों की सिर्फ बयानबाजी या वादे ही रह जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आगा मुंतजिर मेहदी ने कल ये आवाज उठाई थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम को लेकर हुकूमत पर सवाल दागा। आगा मुंतजिर ने कहा कि अक्टूबर 2025 में बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली के फ्लोर पर खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओमपुरा बडगाम में कायम की जाएगी। आगा मुंतजिर ने कहा कि सीएम के हालिया बयान से ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बडगाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बडगाम की जमीन तय की गई थी और वही बरकरार रहनी चाहिए, वरना बडगाम की आवाम सड़कों पर उतरेगी। उधर जम्मू कश्मीर में इस यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका नुकसान सिर्फ युवाओं को नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ी को होगा। लेकिन जो खास तौर पे इसके हवाले से लोगों के बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में स्थापित करने के लिए लगातार मांग अब उठना तेज हो गई है। हम सियासी धड़ों में अलग अलग स्टेटमेंट इसको लेकर सुन ही रहे हैं। वहीं लॉ के स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर जो भी के समय में लॉ कर रहे हैं विद्यार्थी, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में यहाँ पर बनाने की मांग को लेकर अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं और हमें लगातार उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी सुनने को सामने आ रही हैं। आज एक बार फिर से महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और जो यूनिवर्सिटी है उसको जम्मू में बनाई जाए इसकी मांग को लेकर एक बार फिर अपनी प्रखर आवाज़ उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम केशव शर्मा है। केशव, मुझे ये बताइए, हमने कल ही उमर अब्दुल्ला का बयान सुना, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बयान आया, पॉलिटिक्स इसके ऊपर हो रही है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि ये श्रीनगर में ही बनेगी, लेकिन पहले उन्होंने बडगाम के लिए हामी भरी हुई थी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर के इस बयान के बाद क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो इशू है, जो मुद्दा है, ये बड़ा बनने वाला है और जम्मू को फिर एक बार एक एजिटेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा? जी देखिए, आप पहले भी जितने भी इश्यूज देख रहे हैं वो हमेशा से ही इशू यही उठा रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी यही क्रिएट कर रहे हैं। एसएमबीडीयू भी आप अगर देखिए या एम्स वाला भी देखिए, जिसमें हमने ही प्रोटेस्ट करके हमने वह अपने ले लिया, तो ये भी एक इशू यही क्रिएट कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि हम लड़ते रहे, हम जो भी करें, हम कभी आगे ना बढ़ें। ये चाहते हैं कि हम कभी आगे ना बढ़े, मगर ये हम यही चाहते हैं उनसे कि ये चीज़ हमसे ना करवाए। हम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चाहते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एनएलयू यहाँ पर भी मिले तो वहाँ पर भी मिले, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ जम्मू कश्मीर एनएलयू एक्ट 2019 ये कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा आप बना सकते हो एक यहाँ पर भी।
तो महाराष्ट्र में भी 3 बनाए हुए हैं, एमपी यूपी में भी 2-2 एनएलयूज बनाए हैं। तो आप जम्मू में क्यों नहीं एनएलयू दे सकते हो या श्रीनगर में ही क्यों दे रहे हो? और ये उसी टाइम पे इन्होंने क्यों बोला जब बडगाम के इलेक्शन हो, अब वहां पर हार गए हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि अभी तक हमने कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन हालांकि इन्होंने ये भी बोला था कि बडगाम में हम एक वो देखी है, हमने बिल्डिंग देखी है, वहां पर हम क्लासेस शुरू कर देंगे और इन्होंने 50 करोड़ का वो भी कर दिया है सैंक्शन। तो आप इससे क्या जताओगे कि हम बेवकूफ हैं, हमको पता नहीं चलता है कुछ? तो आप बताइए फिर आप क्या बोलना चाह रहे हो? क्या नाम है आपका? सर एडवोकेट केतन, एलएलएम स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। केतन, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से साफ तौर पर अभी हम देख रहे हैं और उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं, आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा इशू बनने वाला है और विद्यार्थियों को ज़्यादातर जम्मू प्रोविंस के इनको बाहर निकलना पड़ेगा अगर यूनिवर्सिटी यहाँ लानी है, या फिर अगर बडगाम में बनती भी है तो क्या बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा सकते? सर बाहर क्या निकलना पड़ेगा, आज लोहड़ी का त्यौहार है, हम घरों में नहीं गए हैं, हम इन्हीं का ही क्लैरिफिकेशन लोगों को दे रहे हैं। सर मैं इनकी कल की जो इन्होंने अपनी बाइट दी है अपने उमर अब्दुल्ला साहब ने, सबसे पहले जो पहली बात आई, मीडिया ने पूछा कि सर ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन सी कंट्रोवर्सी? मैं इनको आज जवाब देना चाहता हूं। सर ये वही कंट्रोवर्सी है जिसके लिए कश्मीर में जीएमसी पहले गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले गई, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहले गया, चेस्ट डिजीज पहले गया, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल पहले गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले गई, एम्स पहले गई। जनाब ये वही कंट्रोवर्सी है जिसके लिए मीडिया आपसे सवाल पूछ रही है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा, मीडिया वालों ने, जम्मू में खुलने की बात कर रहे हैं, आगे से इंस्टेंट रिस्पॉन्स आया, सोचा भी नहीं क्यों? क्योंकि ये जब इन्होंने बोला क्यों, इसका आंसर ये है सीधा सीधा कि जो अपने आईआईटी और आईआईएम है, इन्होंने हमको बोला आईआईटी आईआईएम मिला ना। जनाब आपने नहीं दिया, ये भी लोगों को बताओ। आपने ये तो बता दिया कि आईआईटी और आईआईएम मिला हुआ है, तो अब हमने इसमें क्या करना है? अब ये गलत है, ये भी जनता को बताओ ना कि आईआईटी से पहले एनआईटी श्रीनगर में है। एनआईटी भी कौन सा? जिससे पहले वहाँ पे आरईसी होता था। आरईसी में आप जनता को बता दूँ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे जिसमें इंजीनियर्स बनाए जाते थे, वो भी कश्मीर में था। इन्होंने उसको ही कन्वर्ट किया था पॉलिसी के तहत एनआईटी में, जिसके लिए ये आईआईटी को वहाँ पे नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि इनके पास एनआईटी था। जनाब ये भी अपने मीडिया में बताओ ना। दूसरी बात इन्होंने कही कि इनको दिया, जनाब इन्होंने आईआईटी नहीं दिया था, दिल्ली से तय होके आया था 2013 के बाद कि वो जाना ही जम्मू में है, इनसे तो पूछा ही नहीं गया था उसमें। दूसरी बात इन्होंने बोला आईआईएम भी है। जनाब मीडिया के तहत ये भी बताओ कि हमारे पास भी आईआईएम का श्रीनगर में कैंपस है, वो क्यों नहीं बता रहे हो आप एक बेसिकली जो एजेंडा चला रहे हो, आपने इंस्टेंट बोल दिया कि हम यहाँ पे नहीं देंगे। तो ये तो हाई कोर्ट से जुड़े हुए लोग या फिर लॉ स्टूडेंट इस तरह की बातें कर रहे हैं। एमएलए बडगाम साहब ने क्या कहा है ये मैं आपको पहले सुनाता हूं। वो वादा ये था कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश करनी है, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ये कहा था कि हम ये ओमपुरा बडगाम में हमें एस्टेब्लिश करेंगे, उनका फैसला था। हालांकि बडगाम के लोगों को का ये तलख तजुर्बा था मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से, जैसा कि आप जानते हैं कि 2010 में उसकी फाउंडेशन स्टोन ले हुई पाटवा में, मगर उसके बाद वो फाउंडेशन स्टोन से आगे नहीं चला वो प्रोजेक्ट। मगर चूंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये वादा ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली किया था, ये उन्होंने किसी पॉलिटिकल जलसे में नहीं किया, न कि पार्टी मीटिंग में किया, बल्कि एक ऐसे फोरम पर उन्होंने ये ऐलान किया, ये वादा किया था जिस फोरम को इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग एतमाद की नज़र से देखते हैं, एज अ गार्डियन की नज़र से देखते हैं। मगर कल कहीं पर वो मीडिया के साथियों से बात कर रहे थे तो एक सवाल में उन्होंने कहा कि हाँ नेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से प्रपोजल है, मगर अभी वो डिसाइड उन्होंने नहीं किया है कि इसका क़याम कहाँ पर होगा। तो ये कहानी जिस तरीके से शुरू हो रही है जम्मू कश्मीर में, उससे साफ तौर पे जाहिर है कि एजुकेशन का भविष्य किस हिसाब से होगा ये शायद अब इसे तय नहीं किया जा सकता। वैसे अगर मैं 2011 के बाद या 2011 की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने में रखूं तो जम्मू कश्मीर में एजुकेशन की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। खैर रिपोर्ट के बाद में बात करेंगे। जनाब जुबैर यूसुफ साहब पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साहिल बशीर साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और नासिर लोन साहब जेकेएनसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से यकीनन ये तीनों हजरात ही आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कहानी क्या है। मैं साहिल बशीर साहब, फिलहाल जो चल रहा है खासतौर पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, किस नजर से देख पा रहे हैं इस चीज को आप? शुक्रिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली
ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड ये तय किया कि एक पर्टिकुलर जगह पे लॉ कॉलेज बनाया जाएगा। अब उस टाइम भी ये इस चीज की कंट्रोवर्सी थी, उस टाइम भी इस चीज की कंट्रोवर्सी उठी, उस टाइम भी सवाल उठे, लेकिन कहीं ना कहीं उन सवालों को जो है उन्होंने उस टाइम पे डाइवर्ट किया। आज आए दिन उनके लोग दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी इन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, एज इफ कि जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है। बट द फैक्ट इज कि जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन ये दो रीजन्स है, एक यूटी है, एक साबिका स्टेट हुआ करती थी। लेकिन जब आप ऐसे कंफ्यूजन्स लोगों के अंदर डालेंगे कि हमारे पास जो देने के लिए है वो सिर्फ कश्मीर के अंदर है, जम्मू के अंदर नहीं है, ऐसी कंफ्यूजन्स, ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप यू आर ट्राइंग टू डिवाइड द कम्युनिटीज, कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग टू डिवाइड द रीजन्स। अगर आप अब ये यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं तो आप जम्मू में भी करिए, उनका भी, वहां के स्टूडेंट्स का भी बराबर हक है। नहीं तो डिवाइड करने की बात कौन कर रहा है? देखिए अभी बड़ी मुश्किल से मेडिकल कॉलेज का मसला चल रहा था, हालांकि बड़ी खुशी की बात थी कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने यहाँ उनको मौका मिल रहा है और कश्मीर के बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। लेकिन डिवाइड क्रिएट करने के बाद आउटपुट ये निकला कि वहाँ के बच्चों को भी अब वो मौका नहीं मिलेगा, या शायद आगे कुछ और बढ़ोतरी होती है सीटों में, वो भी खत्म हो गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ के लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? कौन डिवाइड कर रहा है आपकी नजर में? देखिए, मैं जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और खुसूसन मैं बात करूंगा जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं, जब एक चीफ मिनिस्टर बयान देता है, एक स्टेटमेंट देता है, इट मैटर्स। पॉलिटिकल लीडर क्या है, एमएलए क्या है, एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट एमएलए की क्या राय है, वो उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो बहुत मायने रखती है। चाहे लोगों ने उसको वोट दिया है, वो उनका भी चीफ मिनिस्टर है, और जिन लोगों ने नहीं दिया उनका भी चीफ मिनिस्टर है, और जिन लोगों ने शायद वोट किसी को भी नहीं डाला है उनके भी चीफ मिनिस्टर है। एक चीफ मिनिस्टर को अपने लोगों को साथ लेके चलना है, उसको एक पर्टिकुलर नजर नहीं रखनी है कि जो मेरे वोटर्स हैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मुझे उनके साथ इंसाफ करना है या नाइंसाफी करनी है। इसीलिए पहले इस प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैंने यही कोट किया कि ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली उन्होंने ये कहा ड्यूरिंग बडगाम इलेक्शंस कि मैं ओमपुरा में ये यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। लेकिन आज के स्टेटमेंट में वो ये बता रहे हैं कि वो डिसाइडेड नहीं है। अगर डिसाइडेड नहीं है तो क्या ये उनका कहने का ये मतलब है कि लोगों ने वहां पे वोट नहीं दिया, वो हार गए वहां से, एंड विल जस्ट चेंज द लोकेशन? तो ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। चलिए, नाइंसाफी कौन कर रहा है ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। ज़ोहैब यूसुफ साहब भी पीडीपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं नासिर साहब पहले जवाब आपसे ले लूं, फिर मैं पीडीपी की तरफ आऊंगा, क्योंकि मसले दोनों तरफ बराबर के हैं और कहीं ना कहीं अपने अपने पॉइंट भी। नासिर साहब, क्या है आखिर तनाजा कौन क्रिएट कर रहा है, और जानबूझ के तनाजा कौन क्रिएट कर रहा है? जी आमिर साहब, मेरे हिसाब से इसमें कोई तनाजा नहीं है। पहले तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ये मॉरल राइट है ही नहीं इस पे बात करने का। जब आप जम्मू की बात करते हैं, एक जो इस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज था जम्मू में, जस्ट बिकॉज वहां पे मुसलमान बच्चे ज्यादा थे जो एक कॉमन एग्जाम टेस्ट के थ्रू जो है सिलेक्ट हुए थे, ना कि किसी फेवर के थ्रू, उसके बावजूद इन्होंने मुहिम चलाई वहां पे, और जिसका नतीजा ये रहा कि वहां का वो मेडिकल कॉलेज जो है बंद हो गया। तो आप मुझे बताइए, जो लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी कल को, उसमें जो एडमिशंस होंगे वो एक कॉमन जो एग्जाम होता है CLAT, उसके थ्रू होंगे एडमिशंस। कल को अगर वहां फिर मुसलमान बच्चे ज्यादा आ गए तो ये तो फिर बोलेंगे बंद कर दीजिए। तो इन्हें तो कोई मॉरल राइट है ही नहीं ये जम्मू के लिए जो है लॉ यूनिवर्सिटी मांगने का, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मांगने का, क्योंकि उसमें भी जो है एक कॉमन एग्जाम के थ्रू एडमिशंस होते हैं, और अगर उसमें मुसलमान बच्चे ज्यादा है तो फिर ये लोग कल को फिर वहां जो है नारेबाजी करेंगे और निकलेंगे सड़कों पे कि ये बंद कर दो, नाइंसाफी है। रही बात जहां तक एक जो है लॉ यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की है, उमर साहब ने सिर्फ ये बयान दिया है कि गवर्नमेंट ने अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, और गवर्नमेंट सारी चीजों को नहीं या नासिर साहब, मेरे ख्याल साहब एक और बयान को आप छोड़ रहे हैं। खैर, आज जिस तरीके से एमएलए बडगाम ने आवाज उठाई थी गुज़िश्ता रोज, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई इससे पहले तो आपने वादा किया था बडगाम का, अब आपके सुर बदलते हुए जा रहे हैं, तो कहीं नहीं लग रहा कि जी
नहीं, आप वो बयान भी उठा के देख लीजिए। उन्होंने वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था और मैं भी उस दिन वहां पे था। उन्होंने ये कहा कि बडगाम में जो है ऑलरेडी एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड है जो यूज नहीं हो रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो किस इदारे का इंफ्रास्ट्रक्चर था, कैंपस बनना था वहां पे, जो कि कंस्ट्रक्शन होके फिर वो यूज नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो ऑलरेडी जो है जो वहां पे है इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हम टेम्पररी जो है, ताकि इसमें ज्यादा देरी ना हो, हम जो है वो कैंपस वहां से स्टार्ट करेंगे। जब तक जो है उसका जो परमानेंट कैंपस है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश करना होगा, कैसे करना होगा, क्योंकि उसमें काफी वक्त लगता है, वो जो है डिसाइड किया जाएगा। और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी उन्होंने, मैंने जो देखा है उस हिसाब से तो साफ जाहिर है कि अगर मैं भी वो चीज सुनूंगा एज अ बडगाम का रेजिडेंट, तो मुझे यही लगेगा कि चलो ठीक है, सीएम साहब ने हमारे ऊपर कृपा की है और ये यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बनने जा रही है और एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा और मैं वोट डालूंगा खासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अभी आप मुझे बताइए, अभी किसने बयान दिया है कि बडगाम में एस्टैब्लिश नहीं होगा? आपको अभी तक ऐसा कोई बयान आया? चाहे वो बिल्कुल सीएम साहब का बयान, जिसको कोट एंड कोट किया है मुंतसिर मेहदी साहब ने, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि अब आपके सुर साफ तौर पे बदल गए। नहीं, आप मुझे ये बताइए, क्या आपके पास उमर साहब का ये बयान है कि मैं ये बडगाम में एस्टैब्लिश नहीं करूंगा? नहीं, उन्होंने ये कहा कि डिसाइडेड नहीं है अभी। एक तरफ आपने डिसाइडेड हो करके एक पर्टिकुलर, एक मिनट, एक तरफ उन्होंने ये कहा, सीएम साहब ने एक तरफ कहा था, जनाब नासिर लोन साहब, एक तरफ सीएम साहब ने ये कहा था कि बडगाम के फला एरिया में निशानदेही करके उन्होंने ये बताया कि वहां कॉलेज के कयाम की बात हुई। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि अभी फिलहाल डिसाइडेड नहीं है। तो जो पहले से जिन लोगों ने सोच रखा था कि हमारे इलाके में, बडगाम के इस इलाके में लॉ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तो इसका मतलब ये कि पहले जो बोला था हवाई बात थी। नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि उनका जो बयान आया उस वक्त, उन्होंने कहा कि ओमपोरा, बडगाम ओमपोरा में ऑलरेडी जो है एक कैंपस बना हुआ है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और हम जो है टेम्परेरी जो है ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने के लिए, चूंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि वहां पे वो जो है, चलिए हो सकता है इस चीज को हमने गलत तरीके से लिया हो, लेकिन नहीं है कि उन्होंने मना कर जी मैं दोनों से जवाब लूंगा। खासतौर पे जो मॉरल राइट्स पे बीजेपी को बात करने का राइट है या नहीं, साहिल बशीर साहब बताएंगे, लेकिन ज़ुहैब यूसुफ साहब, सबसे पहले इस्तकबाल है आपका इस शो में। खासतौर पे जो बातें हो रही है बडगाम के हवाले से और जो कंसर्न आपने उठाया है, उसमें तो एनसी कह रही है कि दोनों तरफ, उनका कहना है कि हमने कभी मना ही नहीं किया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई बडगाम के लिए कुछ और प्लान था। इस तरह की बातें आपके सामने में आई, तो गलत फहमियां कहां पे हैं ज़ुहैब साहब? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा असासा है। कोई यूनिवर्सिटी बनती है, कहाँ बनती है, वो दैट इज सब्जेक्टिव। लेकिन एक चीज कम से कम जो बीजेपी है उसको मॉरल राइट, एज नासिर साहब सेड, मॉरल राइट नहीं है, क्योंकि अभी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में हमने देखा किस तरीके से हिपोक्रिटिकली, क्योंकि मुस्लिम बच्चों को वहां पे एडमिशन मिला तो उन्होंने उसकी अफिलिएशन एक हिसाब से छीन ली, और उसके बाद कितनी घटिया तरीके से बुक बर्निंग नाजीज की तरह उन लोगों ने रिजॉइस किया कि क्योंकि वहां पे मुस्लिम बच्चों को एडमिशन मिला था तो कि उसकी मान्यता ही छिन गई, डी रजिस्टर होगी, एंड दे रिजॉइस, द बीजेपी एंड इट्स फ्रिंज एलिमेंट्स रिजॉइस दिस। सो दिस इज, दे डू नॉट पोजेस द मॉरल राइट कि एनएलयू यहां बने या वहां बने, तो उसमें कोई वो उनके पास मॉरल राइट है नहीं। दूसरी चीज, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या मॉरल राइट नहीं है, मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि अभी जब माता वैष्णो देवी की जो रजिस्ट्रेशन है, वो मेडिकल रजिस्ट्रेशन जो छिन गई मेडिकल स्कूल की, तो उमर साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम इन बच्चों को दूसरे कॉलेजेस में एडजस्ट करेंगे। अरे उमर साहब, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वो कॉलेजेस जो है, वो जो बच्चे हैं, वो चोर दरवाजे से नहीं आए थे, वो मेरिट से आए थे। यू शुड हैव फॉट फॉर द यूनिवर्सिटी, यू शुड हैव फॉट फॉर द मेडिकल स्कूल इन दैट यूनिवर्सिटी। आपको लड़ाई करनी चाहिए थी, आपको यू शुड हैव स्टूड अप टू द सेंटर कि आपने जब 6 महीने 8 महीने 7 महीने पहले उसको रजिस्ट्रेशन उस कॉलेज को दी है मेडिकल स्कूल के लिए, अब 8 महीने के बाद आप कैसे उससे वो छीन सकते हैं?
आपको इसके बारे में स्टैंड अप करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या कहा, कोई बात नहीं, हम उन्हें दूसरे कॉलेजेस में एडजस्ट करेंगे, एज इफ कोई वो एहसान कर रहे, कोई वो एहसान नहीं कर रहे। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बात है कि इनसे कोई उम्मीद मत कीजिए कि आप वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए लड़ेंगे, मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ेंगे। वो सिर्फ एक चीज के लिए लड़ेंगे, वो ये है कि अपनी कुर्सी बचाएंगे और बीजेपी के लिए वो गुणगान करेंगे, क्योंकि उनके साथ इनकी टैसिट अलायंस है। वो उमर साहब ने अभी रिसेंटली वो जो इंडियन एक्सप्रेस का वो एक प्रोग्राम था, उसमें ये भी कहा था कि मोदी साहब ने हमें डबल पैसे दिए हैं, लेकिन डबल पैसे ट्रांसलेट ग्राउंड पे तो कहीं पे भी नहीं हुए। 12 सिलेंडर नहीं मिले, 1 लाख नौकरियां नहीं मिली। जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट 3 महीने के अंदर वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे, वो नहीं मिला। और जो कहा था अनएम्प्लॉयमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, वो नहीं मिला। 200 यूनिट बिजली नहीं मिली। 1.5 साल हो चुका है। बाय द वे, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू अ रियलिटी। 1.5 साल हो चुका है और अनफॉर्चुनेट बात यह है, इस टाइम पे उमर साहब को याद आता है इंडस वाटर ट्रीटी, जबकि एनएचपीसी के सारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है 90s से और 2000 में जब इनकी ही सरकार थी, वो इन्होंने सेंटर को दे दिए। अब उसके ठीक है, मैं वाटर प्रोजेक्ट, बिजली प्रोजेक्ट, इन सब पे आऊंगा, लेकिन मैं ज़ोहैब साहब एक बहुत ही ग्राउंड वाला सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाला मामला मैं आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, चाहे वो एनएलयू का मामला हो, चाहे वो एनएचपीसी का मामला हो, चाहे वो लाख नौकरियों का मामला हो, दे जस्ट डोंट सीम टू बी सीरियस अबाउट इट। देयर इज नो डाउट कि बीजेपी के पास कोई मॉरल राइट नहीं है, बिकॉज दे आर बिहेविंग लाइक बुक बर्निंग नाजीज। बट एट द सेम टाइम उमर साहब भी जो है वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ हैंड इन ग्लव्स है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो कहीं पे स्टैंड अप करते ही नहीं है। एनएलयू के बारे में वो चाहे वो वैसिलेट करे, या इससे पहले माता वैष्णो देवी के लिए उन्होंने वैसिलेट किया। अब इट जस्ट सीम्स टू बी अ वेरी ये बिजार सिचुएशन। ठीक है ज़ोहैब साहब, अभी आपको 3 सीटें मिली थी, अब 4 हो गई। आपने क्या अपनी जिम्मेदारी अदा की? क्योंकि अगर लोगों का भरोसा बढ़ा है खासतौर पे, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ताल्लुक भी बडगाम से कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है। मैं बस एक पॉइंट बोलना चाहता हूं, काइंडली लिसन टू मी। एक लास्ट पॉइंट, आज की डेट में यहां पे एक फरमान जारी किया गया है कि सारी मस्जिदों का हमें डेटा बताइए, सारे इमाम्स का हमें डेटा बताइए मस्जिदों। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके बारे में कोई लड़ाई कर रही है? मुसलमान होना एक अनाथमा बन चुका है, कश्मीरी होना उससे बड़ा गुनाह हो चुका है, कश्मीर में इमाम होना या मस्जिद होना उससे भी बड़ा गुनाह हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डड नॉट स्पीक अबाउट इट एट ऑल। कितने सारे मंदिरों के बारे में आपने यही सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, कितने सारे चर्चेस के बारे में आपने यही, गुरुद्वारों के बारे में आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके सारे पॉइंट से सहमत हूं और मैं इसका जवाब भी लूंगा। दिस इज रियली बैड। ठीक है ज़ोहैब साहब, मैं आपके सारे पॉइंट समझ गया और आपके जवाब भी लूंगा, लेकिन एक सवाल है, कश्मीर पे या कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ एनसी की है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा क्या पीडीपी, जो इतने दिनों से सियासत करती आ रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाती आ रही है, आप कहां थे? इतनी सारी चीजें जो आपने गिनवाई, वहां पे आप कहां हैं? हम कंसिस्टेंटली, आज भी देखिए महबूबा जी ने एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जहां पे उन्होंने ये कहा कि मस्जिदों को आप ये जो फॉर्म भरना है, हमें मस्जिदों की डिटेल्स देनी है, इमामों की डिटेल्स देनी है, प्रोफाइलिंग ऑफ मुस्लिम, दिस इज रॉन्ग। आप माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी की डीरजिस्टर कर दिया, दैट इज रॉन्ग। वी हैव बीन कंसिस्टेंटली स्पीकिंग अबाउट इट। चलिए, तो ठीक है, महबूबा मुफ्ती जी ने बोला, लेकिन आगा रुहुल्लाह मेहदी ने 3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया था आपने वो नहीं सुना और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खैर, वो क्या एनसी से नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल बनेगा, लेकिन मैं इस चीज को जवाब नहीं दे सकता, आंसर नहीं कर सकता। इस चीज का बेहतर तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है वो बेहतर तरीके से लीड ऑन जवाब दे पाएंगे। मैं साहिल बशीर साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। खासतौर पर जो सवाल है कि जिस तरीके से मॉरल राइट की बात हुई है, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर वाकई ऐसी चीजें हैं या सियासी बयानबाजी है कि एजुकेशन सिस्टम को या नौजवानों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने से बीजेपी रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती है, क्योंकि बयानिया चाहे ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, इस तरह की बातें आती है? देखिए आमिर साहब, जहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पार्टी जिसने यहां पर एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल एंड हेल्थ के हवाले से जितनी भी
इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे क्रिएट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी ने की है। यह सबसे बड़ा तमाचा है। जो मेरे दोनों प्रवक्ता मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, जो मॉरल चीजों की बात कर रहे हैं, तो इनकी मॉरलिटी मैं इस तरह दिखाऊंगा कि इन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाया, एक इमोशनल फूल बना के उनके वोट हासिल किए, और जो वादे उनके साथ किए, जो प्रोमिसेस उनके साथ किए, अपने सर का ताज उतार के, टोपी उतार के लोगों से भीख मांगी कि हमें वोट दो, और जब लोगों ने उनको वोट दिया, ये लोग आज साफ मुकर गए। आज इनके आंटी के घर का मीटर इनको याद आ रहा है, और लोगों को जवाब दे रहे हैं कि जब मेरी आंटी लगाएगी आप क्यों नहीं लगाएंगे। ये मॉरल की बात करेंगे। गैस सिलेंडर जो एक गरीब इंसान को चाहिए जिसपे वो खाना पकाएगा, वो गैस सिलेंडर इन्होंने उनसे छीना वापस, जो देने की बात करी थी। ये मुझे मॉरल ग्राउंड्स की बात करेंगे। और ये मॉरल ग्राउंड्स की बात करेंगे जब पढ़ाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात आती है। ये यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के यूथ को बोलते हैं, उनको एक पॉलिसी देते हैं कि आप लोग टर्की, बांग्लादेश और चाइना जाके पढ़ाई करो, जो कि हमारे देश के मुखालिफ देश है, हमारे देश के कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा में बाकी ग्लोबल लेवल पे साथ देते हैं। आज पीडीपी एक प्रवक्ता जी इनके हमको एक नाजी से जोड़ रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं। पहले तो उनको देना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर अब ये दे भी रहे हैं तो ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो पीडीपी का काम है, उन्होंने एक वैक्यूम देख के यहाँ के सेपरेटिज्म का और यहाँ के टेरर सिंपैथाइजर्स का जो ग्राउंड था, जो प्लेटफॉर्म था, उन्होंने देखा कि वो खाली है, और एक टेरर सिंपैथाइजर और एक सेपरेटिस्ट के नाम पे जो है उस प्लेटफॉर्म पे जाकर बैठ गए, और उनका काम धाम और बाकी चीजें जो है संभाल ली। अब उस पे जो शिकंजे कसे जा रहे हैं, तो आपकी नजर में कौन है, ये टेरर सिंपैथाइजर या फिर? तो इनके नेचुरली जो इनके चीफ मिनिस्टर साहिबा और उनकी फर्जंदी जो अभी हाल ही में हार के आई है, जो उनके बयान आ रहे हैं, तो टेरर सिंपैथाइजर ही है। हुर्रियत के जो यहाँ पे वैक्यूम था, जिस हुर्रियत को नस्तो नाबूद किया गया, उनकी रिप्लेसमेंट की पीडीपी ने। तो इस वक्त जो उन पे शिकंजा कसा जा रहा है, इनको लगता है कि जो उन पे ज्यादतियां हो रही है, तो इनको जो ज्यादती करने वाला है वो तो नाजी ही दिखेगा, बिकॉज वी आर पीस लवर्स। हम लोगों ने यहाँ पे पीस लाया, इसीलिए इनको जो है भारतीय जनता पार्टी एक नाजिश नजर आ रही है। तो ये लोग मॉरल बातें कर रहे हैं। जब इनको भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के खिलाफ खड़ा होना है, तब इनको अलायंसेस याद आती हैं, तब ये गुपकार अलायंसेस जैसी काफी अलायंसेस बनाते हैं, तब ये एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं जब इनको उनके। लेकिन जब इनको अपनी कुर्सियों की याद आती है, ये उन्हीं नौजवानों का, उन्हीं लोगों का कत्लेआम करते हैं, उनका खून नालियों में बहाते हैं। ये मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, ये है इनकी मॉरलिटी। चलिए ठीक है, बेहतर तरीके से इस चीज के बारे में नासिर साहब ही बता पाएंगे। नासिर साहब, इल्जामात बहुत है, शायद मैं दोहराना भी पसंद नहीं करूंगा, प्लीज जवाब दीजिए। जी देखिए, दो चीजें। पहले तो आप देखिए आयरनी क्या है। बीजेपी को इस बारे में भी मॉरल राइट नहीं है बात करने का, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो। आप देखिए यहाँ पे मीटर जो है किस दौर से स्टार्ट हुआ लगना, जब यहाँ एलजी का शासन था, और जो है सेंटर से जो है हुकूमत चल रही थी पिछले साल। मतलब जब हमारी हुकूमत बनी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 30-40% जो है मीटर जो है ऑलरेडी लग चुके थे। तो इनको उस चीज में भी जो है मॉरल राइट नहीं है बात करने का। उसके बाद ये बात करते हैं गैस सिलेंडर की। गैस सिलेंडर 300 रुपए 400 रुपए एक सिलेंडर हुआ करता था, आज 1000 रुपए 1200 रुपए का एक सिलेंडर है। तो जो ये महंगाई इन्होंने पूरे देश में की है, उस मामले में भी जो है अगर हमें अपने मैनिफेस्टो में ये रखना पड़ा कि हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे, वो इसी वजह से रखना पड़ा कि इन्होंने अनअफोर्डेबल कर दिए। एक आम इंसान के लिए 1000-1200 रुपए का गैस सिलेंडर जो है वो खरीदना नामुमकिन हो गया। इसलिए हमारी जो है पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में ये रखना पड़ा कि जो है हम रियायत देंगे, जो है गैस सिलेंडर देंगे इनको फ्री। अच्छा, उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त सबसे ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में 18 से 20% का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस वक्त जेएनके में। ठीक है, इसके अलावा नासिर साहब बिल्कुल बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको आप गिनवा सकते हैं, और आप अपनी जगह राइट भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद अवाम में मकबूलियत किसकी है? अगर अवाम इन चीजों से त्रासदी हुई है, परेशान हुई है, तो फिर इसके बाद भी बीजेपी ही को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं लोग पसंद। आप देखिए ना, ये कैसे जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं इलेक्शन, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं इलेक्शन पूरे मुल्क में। आप जो है कोई भी इलेक्शन उठा के देख लीजिए, हर इलेक्शन पे सवालिया निशान लगा हुआ है, चाहे वो बिहार। चलिए ठीक है, मुमकिन है वो इलेक्शन पे हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, इस वजह से मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं।
फाइट क्यों नहीं किया? पीडीपी ये पूछ रही है कि आप सीएम थे और सीएम होने के नाते लोगों के मसले को लेकर के खड़ा होना आपका हक था, तो आपने क्यों नहीं फाइट किया? आपने क्यों नहीं लोगों को बताया कि जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों रीजन हमारा है, एक है, हम अलग अलग मजाहिब या आइडियोलॉजी के लोग होंगे लेकिन एजुकेशन के मामले में हम एक ही हैं, और यहां से डॉक्टर्स जो निकलेंगे वो किसी मुस्लिम का इलाज नहीं करेंगे बल्कि नॉन मुस्लिम का भी करेंगे और दूसरे मजाहिब के लोगों का भी करेंगे। मैं उसी चीज पे आ रहा था जो ज़ुहैब साहब ने इल्जाम लगाया जी। आप देखिए, पहले तो इनका पैरामीटर क्या है? इनका पैरामीटर है कि महबूबा मुफ्ती जी जो है वो लोगों की बात कर रही है, वो स्टेटमेंट देती है, वो जो है ये आवाज उठाती है। ये उनका पैरामीटर है पीडीपी को जस्टिफाई करने के लिए कि हम लोगों की आवाज उठाते हैं। लेकिन वही बात जब उमर साहब कहते हैं, वही बयान जब उमर साहब देते हैं, वो इन्हें नजर नहीं आता। आप उमर साहब के स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, ये लास्ट बात थी जो उन्होंने कही कि जो ये बच्चे इन्होंने जो है वहां से निकाले हैं, हम उन्हें बाकी कॉलेजेस में एडजस्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हम उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज बनता है। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कड़ी जो है निंदा की इस डिसीजन की और इस माहौल की जो बीजेपी ने बनाया, जो वहां पे इन्होंने माहौल बनाया। और फिर जो ये डिसीजन भी लिया गया जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से, जो उनकी जो है जो डिसीजन आया कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाकी रीजंस है, हम ये जो है रिकग्निशन जो है विड्रॉ करते हैं। और उन्होंने बहुत कड़े लफ्जों में जो है उसका जो है विरोध किया, क्रिटिसाइज किया, और जो है मल्टीपल ओकेजन्स पे उन्होंने बयान दिया इसके खिलाफ। तो जहां तक बात आती है, आप कोई भी जो है इशू उठा के देख लीजिए, उमर साहब की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, स्पोक्स पर्सन की तरफ से, हर किसी की तरफ से जो है स्ट्रॉन्ग बयान आता है, चाहे वो कोई भी इशू हो। पिछले एक साल में कोई भी इशू उठा के आप देख लीजिए। लेकिन पीडीपी का एक बहुत इजी रूट बन गया है कि उन्हें क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना है, उन्हें पॉलिटिक्स करनी है खुद को रिलेवेंट रखने के लिए, और उन्हें सिर्फ निशाना बनाना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, गवर्नमेंट को। अगर एलजी कोई जो है चीज करता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जो पिछले दिनों जब ये वो प्रोटेस्ट का जो है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का प्रोग्राम था स्टूडेंट्स का, और जब उन्हें अरेस्ट किया गया पुलिस की तरफ से, डिटेन किया गया, चाहे वो स्टूडेंट लीडर्स हो, चाहे वो हमारे एमपी हो या बाकी लीडर्स हो, पीडीपी ने जो है एलजी को निशाना नहीं बनाया, ये जानते हुए कि जो सारा लॉ एंड ऑर्डर है, जो सारी पुलिस है, वो रिपोर्ट करती है एलजी को। उन्होंने किससे सवाल पूछे? उमर साहब से। उन्होंने किससे सवाल पूछे? गवर्नमेंट से। तो ये जो है मेरे हिसाब से चीप पॉलिटिक्स जो है वो मेरे हिसाब से पीडीपी को नहीं करनी चाहिए। उन्हें अगर करनी है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, और जहां उन्हें लगता है कि एलजी या जो है यूनियन गवर्नमेंट की गलती है, उनको जो है क्रिटिसाइज करना चाहिए, उन्हें निशाना बनाना चाहिए, बनिस्बत कि सिर्फ जो है फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हमारी गवर्नमेंट को जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसको। और जहां जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, मुझे लगता है इट इज ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ पीडीपी एंड अदर लेजिस्लेटर्स जो भी हैं, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, क्योंकि बीजेपी से तो ये हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी ऑपोजिशन के हमारे एमएलएज हैं, उन्हें जो है जो हमारी असेंबली है एज एन इंस्टीट्यूशन, या जो हमारी गवर्नमेंट है एज एन इंस्टीट्यूशन, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसकी आवाज बनना चाहिए, ना बनिस्बत इसके। चलिए ठीक है, ये सारी चीज अपनी जगह। मैं साहिल बशीर साहब एक बात खास तौर पे आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आपको नहीं लग रहा है कि चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, कहीं भी आप कमजोर नहीं है, मजबूती में है? इवन बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि उमर सरकार तो बहाना है, असल में एलजी सरकार ही चल रही है वहां पे। खैर, अपने अपने बयानियां। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, आपको नहीं लग रहा है जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन का भविष्य है वो खतरे में है? क्योंकि एक तरफ मेडिकल कॉलेज के कोर्सेज बंद कर देना, उन लोगों के थ्रू जिन्हें एमबीबीएस के फुल फॉर्म तक नहीं पता, उन लोगों की थ्रू जिन्हें यह नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसमें पहुंचने के लिए, किस तरीके से नीट क्वालिफाई किया जाता है, और उन लोगों की थ्रू जिनको सामने माना चाहिए था। शुरुआती दौर के अगर बयान को छोड़ देते हैं जहां पे बीजेपी ने स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से अपोजिशन को और सरकार को सामने आकर के इस मसले को सॉल्व करना चाहिए था, वहां पे भी आप नजर नहीं आए। आमिर साहब, देखिए, जो भी फैसले लिए जाते हैं जी, उसमें हमेशा मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं रहती है। हमारे पास भी उतना ही हक है जितना हक यहाँ की किसी और रीजनल पार्टीज में है अपनी बात पहुंचाने का। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक बड़ा मैंडेट लेके
एक बड़ा मैंडेट दे के यहाँ के लोगों ने यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर बिठाया है और उस चीफ मिनिस्टर को टाइम टू टाइम अपने पावर्स क्या है क्या नहीं है, जहां पे उनको लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए वो दिखाते हैं, और जहां पे उनको लगता है कि मुझे नहीं दिखा, मुझे बैकफुट पे रहना चाहिए, वहां पे वो बीजेपी को आड़े लगा के बीजेपी का हवाला देके और ये बोलते हैं कि उनके पास पावर्स नहीं है, जबकि ये सरासर गलत है। ये वाजिया तौर एलजी साहब ने भी और एज एन अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने भी वाजिया लोगों के सामने रखा है। और आजकल इनके पार्टी के खुद के लीडर्स, इनके खुद के एमपीज, लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको पता है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, जिस तरीके से वो चल रही है और जिस ओर वो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मुस्तकबिल भी खतरे में ही नजर आ रहा है। अब जहां तक एजुकेशन सिस्टम की बात है, मैं फिर से दोहराऊंगा, बिल्कुल, जो एजुकेशन सिस्टम और जो हेल्थ केयर सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और जो देगी, चाहे ये लॉ यूनिवर्सिटी भी बने, एक बने या दो बने, इसका भी जो करना धरना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना है। उमर अब्दुल्ला सरकार में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो करेंगे, क्योंकि वो खुद बज़ाहिर इस बात को बोलते हैं कि उनके पास पावर्स नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ही करना है तो भारतीय जनता पार्टी अगर बोल रही है एक नहीं है, अगर आप एक दे रहे हैं तो दो दे दीजिए, क्या मसला है? तो लॉ यूनिवर्सिटी एक हो या दो हो, उसको लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो वो कागजों में भी नहीं उतरा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा पावर है बीजेपी के पास जिसकी वजह से जो चीज सिर्फ बयानों में है, स्टेटमेंट में है, जिसका अभी फिजिकल कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हाइपोथेटिकल चल रही है, उसके बावजूद लॉ से जुड़े हुए पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर उतर आते हैं, बहुत सारी तंजीमें सड़कों पर उतर आती है। अभी हमने देखा था मेडिकल कॉलेज वाले मामले में 60 तंजीमें जम्मू के अलग अलग रीजन से वो सड़कों पे उतरती है और इतना वाविला होता है कि एजुकेशन सेक्टर का एक बड़ा सा हिस्सा हमसे चूक जाता है और नुकसान होता है। और उसमें यह भी पता है आपको कि एलजी साहब हों या फिर सीएम साहब हों या फिर श्राइन बोर्ड के मेंबरान हों या कॉलेज के लोग हों या एमएनयू हो, ये सभी के सभी इस मसले को आसानी से सॉल्व कर सकती थी। तो सिर्फ स्टूडेंट की तरफ से एक सवाल कि आखिर नुकसान करने वाले लोग कौन है और फायदा कौन कर रहा है? क्योंकि बयानियों से साफ जाहिर है कि आवाम का फायदा तो नहीं हो रहा सिवाय सियासत के। आमिर साहब, मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं, एक सियासी जमात को लोगों के हित में काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। अगर लोगों के हित में ये है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं लगनी चाहिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन में और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इससे ठेस पहुंच रही है, अगर लोगों का ये लोगों के हित में है, और अगर किसी भी, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ बात नहीं करूंगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंट करती है वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और अगर जैसा आपने खुद कहा कि कम से कम 30 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसके हवाले से सड़कों पे आए, उन्होंने बात की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बात की। लेकिन आप सोचिए, जब एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देता है, मैं फिर बोल रहा हूं, उस स्टेटमेंट का एक वजन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए स्टेटमेंट क्या देता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिए हैं अभी बडगाम इलेक्शन के हवाले से के वक्त में, या अभी जो हाल फिलहाल में इलेक्शन दिए हैं, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए? बिल्कुल, वो सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा वही चीज कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग इसी चीज में माहिर है। ये सिंस लास्ट 35 इयर्स उन लोगों ने जो यहाँ पर हुकूमत बहरहाल टाइम टू टाइम की है, यही कंट्रोवर्सीज, कन्फ्लिक्ट्स और खून खराबा करके ही की है। जब भी सरकार चलाई है हैंड इन ग्लव्स इन्हीं लोगों के साथ चलाई है, ताकि यहां पर जो है ये कंट्रोवर्सीज बन नहीं रहे और इस कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे और ये लोग पावर एंजॉय करते रहे। चलिए इस पावर एंजॉय करने के हवाले से बेहतर तरीके से नासिर साहब बताएंगे। सवाल इस वजह से भी बनता है कि पीडीपी का जो सवाल है कि ये अगर चाहते तो आगे बढ़ करके इस चीज को खत्म कर सकते थे, ये अगर चाहते, पीडीपी के अलावा भी बहुत सारे लोगों का मसला है, ये चाहते तो अवामी मुद्दे के ऊपर सारे के सारे मसाइल जो चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो खत्म हो जाते और जम्मू वर्सेस कश्मीर जो तनाजा चल रहा है वो कब का खत्म हो चुका होता, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बयानियां हैं। तो नैरेटिव्स और रियलिटी में कितना फर्क नजर आ रहा है नासिर साहब? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं बीजेपी का भूत दिखा दिखा करके सबको डराया जाता है और ये आपकी पार्टी की तरफ से होता है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बीजेपी के लिए जब भी हमें कोई काम होता है तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए हम उसकी तरफ हो जाते हैं। तो आप हैं किस तरफ?
एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी चीजें अभी चल रही है बीजेपी का चेहरा सामने में ला करके सियासी खेल ऐसे जिससे लोगों को यह लगे कि भाई ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। क्योंकि अभी फिलहाल जो मसला चल रहा था इसमें बीजेपी या पीडीपी या एनसी ये सियासी पार्टियां एक दूसरे के दस्तगरीबा ना होने के बजाय अगर इस मसले को सॉल्व कर लेती, जैसा कि बयानों के जरिए अभी चल रहा है, क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि ये चीज क्लियर नहीं है कि कहां पे लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, तो अगर इसे बैठ करके मसले को सुलझा लिया जाता बातों के बजाय या सियासी बयानबाजी के बजाय, तो क्या ही बढ़िया होता। नहीं तो ये बयानबाजी किसने स्टार्ट की? मैं तो वही कह रहा हूं ना आपसे। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता अभी यहाँ कह रहे हैं कि ये जी अगर लोगों को इसमें ऐतराज है तो दोनों जगह जो है यूनिवर्सिटी करनी चाहिए, तो ये ले आए सेंटर से, इनकी हुकूमत है मरकज में, ले आए 2 यूनिवर्सिटीज, एक जम्मू के लिए एक कश्मीर के लिए, ताजा ही खत्म हो जाएगा। वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो इनके हाथ में है। IIM दिया, IIT दिया और बहुत सारे कॉलेज का नाम तो गिनाते हैं ये। हाँ तो दे दे 2 यूनिवर्सिटीज, प्रॉब्लम है। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमने तो नहीं मन किया कि नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। हम तो इस तरह नहीं है कि जम्मू में अगर वहाँ एक मेडिकल कॉलेज चल रहा है और वहाँ पे जस्ट बिकॉज वहाँ ज्यादा इस बार जो है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ज्यादा मुसलमान बच्चा है तो जो आप जो है कॉलेज ही बंद करवा दिया। हम तो वो नहीं कह रहे, आप ले आइए सेंटर से 2 यूनिवर्सिटियां ले आइए, एक जम्मू में लगाइए, एक कश्मीर में लगाइए, क्या प्रॉब्लम है? जहां तक देखिए बीजेपी को जो है ना इनको भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ कश्मीर के बीजेपी वाले हैं, उनको कोई अंदाजा नहीं है कि जम्मू बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, और जो जम्मू वाले हैं उनको अंदाजा नहीं है मरकज वाले क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इनको जो है सिर्फ केओस क्रिएट करना आता है, डिवीजन क्रिएट करना आता है, लड़ाई क्रिएट करनी आती है। नहीं, ऐसी सिचुएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस में नासिर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है। मेरे कहने का मतलब है क्या ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्रे पे चलती है, आगा रुहुल हमीदी साहब और उनके हमनवा एक धर्रे पे चलते हैं, तो ऐसी चीजें पार्टी पॉलिटिक्स में होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे अलग चल रहे हैं आप मुझे बताइए, कैसे अलग? नहीं, अगर उस टॉपिक पे हम बात कर रहे होते तो जरूर, लेकिन चूंकि अब बयानियां हो चुकी है तो मैं बता देता हूं। देखिए आगा रुहुल्लाह साहब हमेशा पार्टी की जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ रहते हैं। पार्टी अपने तरीके कार से काम कर रही है, मैं इस चीज को गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूं। मैं कह रहा हूं पार्टी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सेक्टर वाइज बटी हुई रहती है, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, बहुत सारी चीजें रीजनल वाइज या नेशनल वाइज एक दूसरे तक स्पिरिट आउट कर दिया जाता है। अभी सवाल यह है, अगर वाजिया तो करे ना जी, अगर वाजिया तो करे ना, वो कम से कम बोले ना। अगर रुहुल्लाह साहब कोई बात कहते हैं तो हमारी तरफ से भी जो है उसकी क्लैरिफिकेशन आती है, तो बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं आती है? नहीं तो ठीक है, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। चलिए अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो इस चीज का जवाब ले लेते हैं। साहिल बशीर साहब, आप आपसी जो मुद्दे हैं, आप सारे सवाल छोड़ दीजिए, आप इनसे कहिए अगर इन्हें इतनी मोहब्बत है जम्मू और कश्मीर दोनों की, तो ये 2 लॉ यूनिवर्सिटीज ले आए। आप सिंपली चलिए साहिल बशीर साहब सिंपली जवाब दे दीजिए। क्या आपके पास जो पावर भी है और सब कुछ है, आप कर भी सकते हैं? ऐसा भी नहीं है कि इस चीज को कहने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्या आप लाएंगे जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए, अगर आप दोनों जगह के लोगों के लिए खैर ख्वाह तो? बिल्कुल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब अगर अपना ईगो, अपना एटीट्यूड छोड़ दे और वो एलजी साहब के पास जाए या मरकजी सरकार के पास जाए और मुतालबा करें कि उनको 2 यूनिवर्सिटी चाहिए, व्हाई नॉट? नहीं तो अवाम की प्रॉब्लम प्राथमिकता है या सीएम की ईगो बीजेपी के नजदीक? आमिर साहब, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि स्टेटमेंट दिया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोगों के माइंड्स में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, एक डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है। वो उनको पता है, कोई अनपढ़ चीफ मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, एक क्वालिफाइड है, इंटेलेक्चुअल है, और अगर उनको पता है कि इस स्टेटमेंट का असर क्या होगा, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया जब यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये चल रहा था, मसला चल रहा था, जब उस वक्त उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया कि हमारे बच्चे अब टर्की जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, चाइना जाएंगे, तो यही 3 देश इनको क्यों मिले? वो यूके का नाम भी ले सकते थे, वो यूरोप का नाम ले सकते थे, वो किसी और देश का नाम ले सकते थे, उनको यही 3 देश क्यों नजर आए? चलिए वो अगर वांटेड टू क्रिएट द मेस एंड कंफ्यूजन। और इसी तरीके से टाइम टू टाइम जब उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट किसी भी चीज से रिलेटेड दिया है,
उन्होंने एक मैस यहाँ के लोगों के, यहाँ के यूथ के माइंड्स के साथ खेलने की साहिल कोशिश बशीर साहब, साहिल बशीर साहब, आप जानते हैं कि देखिए हर चीज एंटी नेशनल पर्दे से ही देखें तो शायद हम वो चीज को नहीं समझ पाए। आपको मालूम है, चाहे वो बांग्लादेश हो, तुर्किया हो या इजिप्ट हो, ये सब जगह ऐसी है जहां पे MBBS वगैरह की या मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं ये इंडिया के मुकाबले में बहुत सस्ते हैं। अगर बोल दिया गया तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। खैर, नासिर साहब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इन चीजों के बयान से हमारे आज की टॉपिक का क्या मतलब है? आपको लग रहा है कि फिलहाल जो सीएम साहब बयान दे रहे हैं, जानबूझ करके कोशिश की जा रही है कि दोनों तरफ के लोग अलग अलग धर्रे में डिवाइड रहे, जम्मू वर्सेस कश्मीर? आमिर साहब, पहले तो वो ये वाजिया करे कि उनके पास पावर है या नहीं है। अभी तक वो ये सिर्फ स्टेटमेंट देते आए हैं कि उनके पास कोई भी पावर नहीं है। वो एक क्लर्क को भी जो है ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। ये अभी तक उनका स्टेटमेंट था। आज वो एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो कि एक ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली उन्होंने वादा किया, और नाम लेके मैं नासिर साहब को याद दिलाऊं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर ओमपुरा का नाम लिया कि मैं ओमपुरा के लोगों के लिए वहां पे यूनिवर्सिटी जो है दे रहा हूं, जिस पर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एज ऑपोजिशन ऑब्जेक्ट किया कि ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, और हम लोगों ने एक बाज़ाब्ता कंप्लेंट फाइल की ECI में कि इनको इस टाइम पे ये नहीं देना चाहिए था। और चलिए जवाब ले लेते हैं। नासिर साहब, एक तरफ तो कहते हैं पावर नहीं है, दूसरी तरफ अपने लोगों के लिए जलवा ही जलवा, खासतौर पे जहां से आपको ज्यादा वोट मिलता है। जी देखिए, पहले तो दो चीजें, पहले मैं इनकी पहली बात का जवाब देना चाहूंगा जी। मुझे नहीं पता, ये कश्मीर में ही रहते हैं, इन्हें पता भी है कि कश्मीर में क्या कुछ होता है। जब आप बात करते हैं बांग्लादेश की या टर्की की या ईरान की, शायद इन्हें पता नहीं होगा कि सबसे ज्यादा जो प्राइवेट MBBS एडमिशंस होते हैं कश्मीर में, वो इन्हीं कंट्रीज में होते हैं फॉर वेरियस रीजंस। राइट। तो उमर साहब का ये कहना सिर्फ इस चीज को पे तवज्जो देना था कि अगर आप एक कॉमन एग्जाम के थ्रू, एक कंपटीशन के थ्रू अगर एक बच्चा एक एग्जाम में क्वालिफाई करता है, अगर आप उसे भी जो है उस वहां पढ़ने का मौका नहीं देंगे जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है, तो उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? उसके बाद ये बात करते हैं जो है पावर है या नहीं। आप देखिए, पहले तो मतलब बहुत अफसोस की बात है कि इन्होंने मौकरी बनाई हुई है, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि इस चीज को जो है ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं कि अच्छा जी, सीएम के पास पावर नहीं है, ये सिर्फ जो है एक पॉलिटिकल एक्सक्यूज है। आप मुझे बताइए, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, इनसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये डिसाइड करती, क्योंकि यूटी का सेटअप जम्मू कश्मीर में नया नहीं है, 5 साल हो गए, लेकिन पहली बार जो है एक चुनी हुई गवर्नमेंट जो है J&K में आई। आप मुझे बताएं, जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन देने के लिए कि कौन सी फाइल जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जाएगी और कौन सी फाइल जो है LG सेक्रेटेरिएट जाएगी, वो अभी 1.5 साल में LG साहब ने क्यों अभी तक अप्रूव नहीं किया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन रहे, वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो है क्लैरिटी ना रहे कि जो है किसके पास क्या पावर्स लाई करते हैं। और ये बात करते हैं कि उमर साहब को जो है LG साहब के पास जाके बात करनी चाहिए कि आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है 2 ले आइए यहाँ। क्या तो इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है एज जो है प्रीमियर ऑपोजिशन पार्टी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये डायरेक्टली जो है अपनी यूनियन गवर्नमेंट से डिमांड करें कि नहीं जी, अगर हमें यहाँ इस वक्त इशू क्रिएट हो रहा है तो आप 2 जो है लॉ यूनिवर्सिटी दीजिए। जहां तक बात करते हैं ये उमर साहब के बयान पे जो है प्रॉब्लम हो गई। उमर साहब का बयान इट डिड नॉट कम ऑन इट्स ओन। उमर साहब का बयान किसी सवाल के जवाब में आया, क्योंकि इन लोगों ने जो है जम्मू में ढिंडोरा पीटा स्टार्ट कर दिया कि नहीं जी, हम एजुकेट करेंगे, ये जी जम्मू में लगनी चाहिए। उमर साहब का बयान उसके बाद आया। ठीक है, सवाल लाजिम है, क्योंकि अगर आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पावर कम हो जाता है। आवाम के मुद्दे उठाने के लिए आपको सीएम की कुर्सी ही चाहिए। साहिल बशीर साहब, आप भी आवाज उठा सकते हैं, आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, क्योंकि आवाम ने आपको भी चुना है बड़ी तादाद में। देखिए आमिर साहब, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, एक मौजूदा हुकूमत, एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर के होते हुए अगर वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू काम करे, जैसा मैं अभी कह रहा हूं, उनकी जो बौखलाहट है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो ये है कि वो मरकजी हुकूमत के पास डायरेक्टली जाते हैं और LG साहब को बाईपास करते हैं।
शायद नासिर साहब को अपडेट नहीं है इस चीज का। नहीं, चलिए मैं कुछ अपडेट आपको आपके सामने में रखता हूं। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं ये शिकायत है, आप अपनी बात पूरी रखिएगा। इंटरव्यू में वो खुद बोल चुके हैं उमर साहब, ये मेरा नहीं है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, ये वो खुद बोल चुके हैं that he has bypassed the LG साहब एंड वो डायरेक्टली मरकजी हुकूमत के पास गए। चलिए, भारतीय मैं जनता पार्टी साहिल बशीर साहब आपकी बात बिल्कुल समझ गया, आवाम भी समझती है इस चीज को। मुझे एक कॉमन सी चीज समझा दीजिए खाली। अभी आपके यहाँ फ्लड आया था, एलजी साहब ने कुछ भी नहीं किया, खामोश रहे। आखिरकार 17 दिनों के बाद स्टेप आउट किया सीएम साहब ने और सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो वज़रा हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे बातचीत की, मसले को सुलझाने की कोशिश की और एक बड़े फंड की जो एलोकेशन की बात हुई थी, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। तो आखिर एलजी को बाईपास ना करके या करके या सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके सीएम साहब को मिल के आ रहा है? क्योंकि ना तो एलजी साहब से मसले हल हो रहे हैं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से मसले हो रहे हैं। आज तक तो वो एक छोटा सा मसला जो आवाम से जुड़ा था, जिसमें आप आगे बढ़ते और सीधा सीधा ये लो पैसे सामने, लोगों के मसले पे तवज्जो दो, खत्म करो और अपने लोगों का दुख दर्द बांटो। तो ये तो किया जा सकता था। तो कैसे बात होगी आपकी एलजी साहब से या फिर गवर्नमेंट से? साहिल बशीर साहब, मैं जवाब दूं इसका? जी जी जी, ठीक है नासिर साहब जी। इसमें एलजी साहब के पास जाने की बात ही नहीं है। देखिए, अगर लॉ यूनिवर्सिटी देना एलजी साहब के हाथ में होता तो हम एलजी साहब के पास जाते हैं, तो उनके हाथ में नहीं है। हाँ। अगर जो हम बात करते हैं फ्लड विक्टिम्स को जो है उनका मुआवजा देने की, वो अगर एलजी साहब के हाथ में होता तो हम एलजी साहब के पास जाते। नहीं, ये असल में सवाल साहिल बशीर साहब के लिए था कि आपके एलजी साहब हों, हमारे एलजी साहब हों, उनसे जो मसले हल नहीं हुए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से सीएम साहब ने बातचीत की तो वो मसले भी तो अभी अधर में लटके हुए हैं, वो कहां सुलझ गए अभी तक? रिपोर्ट जो यहां से भेजी गई थी साहिल बशीर साहब, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जी जी जी, आपसे दरअसल मैंने कोट ही ये किया, इसलिए किया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं साहिल बशीर साहब को टोकना नहीं चाह रहा था। एक चीज जो हर डिबेट में कॉमन मुझे नजर आती है, आखिर बीजेपी ये क्यों चाहती है कि उसके सामने सीएम साहब आए और जिले इलाही आदाब बजा लाता हूं ये कह करके ही सारी चीजें आपके सामने में रखे? नहीं, आमिर साहब, भारतीय जनता पार्टी का तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके सामने आए। भारतीय जनता पार्टी इतनी छोटी पार्टी तो नहीं है, इस जैसी 100 रीजनल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में भी छोटी पड़ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। एज एन ऑपोजिशन भी भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ के लोगों के हित में काम करती आई है और आगे भी करेगी। लोगों के मसले कैसे हल होंगे? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो आए प्रॉपर चैनल से, जो चैनल उनको लेना है, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड छोड़े। एटीट्यूड छोड़ करके सीएम साहब आपकी तरफ जाते हैं तो पता चलता है टेबल पे कोई और बैठा हुआ है एलजी साहब के साथ। झूठ बोलना छोड़ दें, लोगों को जो है झूठी तसल्ली देना छोड़ दें। चलिए नासिर साहब, मरकजी हुकूमत ईगो खत्म करके, झूठी तसल्ली छोड़ करके, झूठ बोलना छोड़ करके सीएम साहब आगे आए तो शायद ये मसला सुलझ जाए, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी का मसला हो या दूसरी चीजों का। ठीक है, अगर यही लॉजिक है तो भारतीय जनता पार्टी कल ओपनली आके ये कहे कि अगर जी आपको अपने जम्मू कश्मीर के मसलों का हल चाहिए तो आप एलजी साहब के पास आइए, तभी होंगे। आप ओपन वाजिया कर दीजिए, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले सिर्फ तब हल होंगे जब जो है उमर अब्दुल्ला साहब एलजी साहब के पास आएंगे, हम चले जाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ये वाजिया कर दीजिए, कंडीशन रख दीजिए, पब्लिक के सामने जो है ओपनली बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तब तक जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में कोई काम नहीं करेगा जब तक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब एलजी साहब के पास नहीं आएंगे। चलिए, लोग आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर हुकूमत और एलजी साहब इन तमाम तर चीज़ों के लिए राजी हो भी जाएं तो जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ लॉ यूनिवर्सिटी का जिसकी आज बात हो रही थी या इससे पहले जितनी भी चीज़ें गुजरी हैं या जो बेसिक मुद्दे जिसके हम बात कर रहे हैं लगातार, या 1 साल 2 महीने 3 महीने के कार्यकाल की बात करते हैं वगैरह वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार से और अपोजिशन से कि मसले हल हों। अगर वो चीज़ें हल होने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े तो अपोजिशन से भी और सरकार से भी सिर्फ
एक ही गुजारिश कि बराए मेहरबानी अपनी सियासी क्लैशेस छोड़िए, आगे बढ़िए, जनता के मसले हल करिए। जनता बहुत त्रासदी में है, बहुत ज़्यादा ही है। शुक्रिया नासिर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम तर बेहतरीन मालूमात शेयर करने के लिए, और जनाब साहिल बशीर साहब बेहतरीन बातचीत करने के लिए और हर एक चीज़ को पार्टी की तरफ से डिफेंड करने के लिए। लेकिन एक बड़ा मसला है, वो जम्मू कश्मीर में खामोश है, लेकिन आपको समझना होगा कि धीरे धीरे ये मसला सुलझ रहा है, सुलझ नहीं रहा। ये ऐसा सुलझ रहा है कि लोग एक दूसरे के बाहम दस्त गरीबा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग हिंदू वर्सेस मुस्लिम में बंट रहे हैं, लोग रीजनल वाइज बंट रहे हैं, लोग एजुकेशन वाइज बंट रहे हैं। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कल होकर के जम्मू कश्मीर के ही लोग नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग